हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम पलक और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं समकालीन विश्व राजनीति का पार्ट 4 समकालीन दक्षिण एशिया। तो इसका एक पार्ट हम लोग पहले कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है, जिसमें भारत और नेपाल के संबंध तक पढ़ चुके हैं। और अब बारी है श्रीलंका के बारे में पढ़ने की और सार्क के बारे में जानने की। तो इस पार्ट में ज़्यादा कुछ नहीं है जानने को। हम श्रीलंका का इतिहास देखेंगे, वहाँ पर क्या संघर्ष था और लोकतंत्र कैसे स्थापित हुआ वो जानेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सार्क के बारे में, ठीक है, और फिर हम लोग जानेंगे कि सार्क की उपलब्धियां क्या थी, सार्क का उद्देश्य क्या था। ये सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे आज की वीडियो में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। श्रीलंका में संघर्ष और लोकतंत्र। तो क्या हुआ था, श्रीलंका को 1948 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई, ठीक है। श्रीलंका एक सफल लोकतंत्र और सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में अपनी अच्छी स्थिति के बावजूद सिंगली और तमिल समुदाय के जातीय संघर्ष का शिकार रहा। तो जैसा आपको पता है कि नेपाल में क्या हुआ था, नेपाल में राजतंत्र को लेकर संघर्ष था, ठीक है। राजतंत्र चल रहा था जिसकी वजह से संघर्ष हो रहे थे, आंदोलन हो रहे थे, और उसके बाद फिर वहाँ पर लोकतंत्र स्थापित हो गया। पर श्रीलंका में क्या था, श्रीलंका का केस इन सबसे ही डिफरेंट है। जैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश में सैन्य शासन की वजह से संघर्ष था और नेपाल में राजतंत्र की वजह से संघर्ष था। इसी तरह श्रीलंका में क्या है, जातीय संघर्ष है, जो कि सबसे डिफरेंट है। तो ये टॉपिक या तो हमने क्लास 11th में पढ़ा है या फिर क्लास 10th में पढ़ा है, पर हम इसके बारे में पहले पढ़ चुके हैं। तो क्या था यहाँ पर, श्रीलंका में जातीय संघर्ष था। तो श्रीलंका की जो मूल निवासी हैं, श्रीलंका की मेन प्रजाति कौन सी है, सिंगली, ठीक है, जो वहाँ पर हमेशा से रहते आए हैं श्रीलंका में। पर जब उपनिवेशवाद काल चल रहा था तो भारत से मजदूर ले जाए जा रहे थे। तमिलनाडु जो था वो श्रीलंका के सबसे पास था, तटीय क्षेत्र था। तो तमिलनाडु से तमिल लोगों को उपनिवेशवाद काल में मजदूर बनाकर श्रीलंका ले जाया जा रहा था, ठीक है। तो उसी समय बहुत सारे जो तमिल थे वो श्रीलंका जाकर बस गए, ठीक है, जिन्हें श्रीलंकाई तमिल बोला गया। तो श्रीलंका में क्या संघर्ष था, सिंगली लोग जो थे वो तमिलों का बहिष्कार करते थे, उनका विरोध करते थे, उन्हें सताते थे, ठीक है। सिंगली लोग क्या करते थे, तमिलों पर अपनी भाषा को अपनाने के लिए प्रेशर बनाते थे, ठीक है, और उनके साथ गलत व्यवहार किया जाता था। मतलब अपने आप को हर चीज़ में सिंगली समुदाय ऊंचा रखता था और तमिलों को हर अधिकार से वंचित रखा जाता था। तो यह संघर्ष मुख्य रूप से तमिलों द्वारा श्रीलंका में अलग राष्ट्र की मांग और संसाधनों पर अधिकार के लिए था। मतलब तो तमिल लोगों ने श्रीलंका में अलग राष्ट्र की मांग के लिए और संसाधनों पर अधिकार के लिए, संसाधन प्राप्त करने के लिए सिंगली समुदाय के साथ संघर्ष शुरू किया, ठीक है। पर क्या था, सिंगली समुदाय लगातार उनके इस संघर्ष को दबा रहा था, उनकी इस मांग का विरोध कर रहा था। 1983 के बाद से लिट्टे क्या था, तमिलों का एक संगठन था जो श्रीलंका में था। इसकी फुल फॉर्म है लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो तमिलों ने, मतलब लिट्टे संगठन ने श्रीलंका की सेना के साथ सशस्त्र संघर्ष चलाया, मतलब हिंसक संघर्ष हुआ। फिर मई 2009 में श्रीलंकाई सेना द्वारा लिट्टे प्रमुख प्रभाकरण के मारे जाने के पश्चात, मतलब जो लिट्टे का हेड था प्रभाकरण, उनके मारे जाने के बाद क्या हुआ, श्रीलंका में जो वर्षों से गृह युद्ध चल रहा था वो खत्म हुआ, ठीक है। इसमें क्या हुआ, तमिलों की हार हुई इस संघर्ष में, क्योंकि जो लिट्टे का प्रमुख था उसको मार दिया गया, ठीक है, जिसके बाद वहाँ पर संघर्ष समाप्त हुआ। इन संघर्षों के बाद भी श्रीलंका ने अच्छी आर्थिक वृद्धि की और विकास हासिल किया। दक्षिण एशिया में सबसे पहले श्रीलंका ने ही अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया। मतलब श्रीलंका में राष्ट्रीय स्तर पर इतने तनाव चल रहे थे, उसके बाद भी श्रीलंका ने आर्थिक अच्छी वृद्धि की। मतलब आर्थिक क्षेत्र में उन्होंने, मतलब सभी देशों के क्षेत्र में, या हम कहें कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छी वृद्धि की, ठीक है, और विकास भी किया। दक्षिण एशिया में सबसे पहले श्रीलंका ने ही अपनी व्यवस्था का उदारीकरण किया, मतलब अपनी व्यवस्था को ठीक, अर्थव्यवस्था को, ठीक है। आगे देखते हैं भारत और श्रीलंका के संबंध। श्रीलंका में तमिलों के साथ हो रहे बुरे व्यवहार को लेकर भारत और श्रीलंका के बीच तनाव की स्थिति थी पहले, ठीक है। 1987 के सैन्य हस्तक्षेप के बाद से भारत सरकार श्रीलंका के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप न करने की नीति पर अमल कर रही थी। भारत सरकार ने श्रीलंका के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए। इससे क्या हुआ, दोनों देशों के संबंध मजबूत हुए हैं। श्रीलंका में सुनामी से तबाही जो आई, उसके पुनर्निर्माण कार्य में भारतीय मदद से भी दोनों देशों के संबंध सुधरे हैं, ठीक है। तो कुछ मतभेद थे बट संबंध सुधरे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। अब हम जानेंगे दक्षिण एशियाई देशों के संगठन के बारे में, मतलब सार्क के बारे में। तो सार्क की फुल फॉर्म क्या है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है, ये सार्क की फुल फॉर्म है। और हिंदी में क्या है, ये दक्षिण एशियाई देशों का संगठन है। मतलब दक्षिण एशिया के जितने भी देश हैं उनका ये संगठन है। यह विश्व का सबसे नवीनतम अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, सबसे नया अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, और हिंदी में यह दक्षेस कहलाता है, ठीक है। दक्षेस इसे कहा जाता है हिंदी में।
8 दिसंबर 1985 को क्या हुआ, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में 2 दिवसीय अधिवेशन हुआ। ठीक है, बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, वहाँ पर 2 दिवसीय अधिवेशन हुआ और इसके बाद इस संगठन की स्थापना हुई। ठीक है, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव और अफगानिस्तान इस संगठन में शामिल हैं। ठीक है, सार्क ने इस क्षेत्र में आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास में तेजी लाने और अखंडता का सम्मान करते हुए परस्पर सहयोग से आत्मनिर्भरता में वृद्धि करने का लक्ष्य निर्धारित किया। क्या लक्ष्य निर्धारित किया इसमें कि आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास करेंगे देशों का। ठीक है, आर्थिक विकास भी करेंगे, सामाजिक विकास भी करेंगे और देशों की संस्कृति का भी विकास करेंगे। ठीक है, विकास में तेज़ी लाएंगे, तेज़ी से विकास करेंगे और अखंडता का सम्मान करेंगे। ठीक है, सबकी क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखेंगे और परस्पर सहयोग करेंगे। ठीक है, आत्मनिर्भरता में वृद्धि करेंगे ताकि सारे देश आत्मनिर्भर हों, इस चीज़ पर ध्यान देंगे। ठीक है, ये लक्ष्य निर्धारित किया सार्क ने। अब हम देखेंगे सार्क के उद्देश्य क्या थे। संगठन के ढांचे के अंतर्गत सहयोग, प्रभुसत्ता संपन्न समानता, मतलब क्या है, संगठन के ढांचे के अंतर्गत सहयोग मतलब क्या उद्देश्य रखा था कि सहयोग करेंगे। ठीक है, क्षेत्रीय अखंडता बनाए रखेंगे, राजनीतिक स्वतंत्रता देंगे सभी देशों को। ठीक है, दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और आपसी हितों के सिद्धांतों का आदर करेंगे। ठीक है, यह संगठन द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय सहयोग के अन्य किसी स्थिति का स्थान नहीं लेगा। सभी स्तरों पर निर्णय सर्वसम्मति से लिए जाएंगे, मतलब सबकी सहमति होगी सभी निर्णय लेने के लिए। ठीक है, द्विपक्षीय विवादास्पद मामलों को विचार विमर्श से बाहर रखा जाएगा। ये सार्क के उद्देश्य थे। ठीक है, आगे देखते हैं सार्क की उपलब्धियां क्या हैं। सार्क ने जो उद्देश्य निर्धारित किए थे उनमें से कितने लक्ष्यों को वो प्राप्त कर पाया है, ये देखते हैं अब हम। भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण संबंधों के बावजूद भी द्विपक्षीय स्तर पर समझ और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए यह उपयोगी संगठन है। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनावपूर्ण संबंध है उसके बाद भी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए और बातचीत के लिए ये अच्छा संगठन है। ठीक है, साफ्टा को बनाकर व्यापार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। साफ्टा क्या है, जनवरी 2004 में आयोजित हुए 12वें शिखर सम्मेलन में सार्क देशों ने ऐतिहासिक दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार सौदा समझौते पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, एक समझौता किया, मुक्त व्यापार समझौता, जिसे साफ्टा कहा गया। ठीक है, जो 1 जनवरी 2006 से प्रभावी हुआ। तो कब बनाया गया था ये संगठन, 2004 में, जनवरी में। ठीक है, इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है, और ये प्रभावी कब से हुआ, जनवरी 2006 से। इस समझौते के 2 मुख्य उद्देश्य थे। क्यों किया गया था ये समझौता, दक्षिण एशियाई क्षेत्र में मुक्त व्यापार संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए तथा व्यापार एवं शुल्क प्रतिबंधों के सभी प्रकार को समाप्त करने का, अधिक उदार व्यवस्था स्थापित करने का ये लक्ष्य था। ठीक है, इसके मुख्य उद्देश्य ये थे। तो अब हमने जाना श्रीलंका के बारे में, भारत और श्रीलंका के संबंध के बारे में, सार्क के बारे में हमने जाना, साफ्टा के बारे में हमने जाना, सार्क की उपलब्धियां जानी, सार्क के उद्देश्य जाने। तो आज की वीडियो में इतना ही था। इस टॉपिक के साथ आपका ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो में। अगर आपको ये पसंद आई हो वीडियो तो इसे लाइक करना, कहीं पर कोई डाउट आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। ठीक है, इसका पहला पार्ट आप लोग ज़रूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।